मुट्ठी में मौत और जेब में जीवन। विंडसर स्टेट अमेरिका के विधानसभा के सम्मानित सदस्य क्लैरेंस एडम राजकीय पुस्तकालय के निर्देशक भी थे। यह पद उन्होंने बड़े यत्न से प्राप्त किया था, सो भी केवल स्वाध्याय का शौक पूरा करने के लिए। एडम की दिनचर्या में सर्वाधिक घंटे पढ़ाई के थे। स्वाध्याय से हर विभूति खरीदी जा सकती है, यह उनकी मान्यता थी और कहते हैं अपने इस विश्वास से उनने एक दिन अपनी मृत्यु को भी वश में करके दिखा दिया। दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, एक दिन क्लैरेंस एडम के साथ ऑक्सटाइन एडम की मेस्मरिज्म पर 25 रहस्यमय पाठ 25 सीक्रेट लेसन्स इन मेस्मरिज्म और डॉक्टर वर्नहम की हिप्नोटिज्म का इतिहास हिस्ट्री ऑफ हिप्नोटिज्म पुस्तकें हाथ लग गई। पुस्तकें अभी तक पूरी नहीं पढ़ी जा सकी थी कि एडम के मन में इस विद्या के प्रयोग की तीव्र इच्छा उठ खड़ी हुई। एडम मानवीय चेतना की अद्भुत शक्तियों के प्रमाण थे। यद्यपि उन्होंने अपराधी जीवन प्रारंभ कर दिया, किंतु इस बात के प्रमाणीकरण में कोई त्रुटि नहीं आई कि मनुष्य की प्राण चेतना सचमुच ही एक आश्चर्यजनक शक्ति है। प्राण शक्ति के प्रयोग से व्यक्ति अद्भुत कार्य कर सकता है। सदियाँ प्राण शक्ति के नियंत्रण का अद्भुत परिणाम होती है। एडम ने पहला प्रयोग वाटरमैन फ्लावरा मिल में किया। एक दिन घनी रात के अंधकार में एडम उस मिल के फाटक में जा घुसे। न तो सेंध काटी और न ही संतरी को जबरन क्लोरोफॉर्म सुंघाया। जड़ चेतन किसी को भी प्रभावित कर मनमर्जी काम ले लेना तो अब मात्र उनकी दृष्टि का काम था। हिप्नोटिज्म और मेस्मरिज्म का उन्होंने कुछ इस तरह अभ्यास किया। फ्लावरा मिल खजाने का चौकीदार हाथ में राइफल लिए खड़ा था। एडम ने कोई मारपीट नहीं की, वरन भरपूर दृष्टि डाली चौकीदार के चेहरे पर। नजरें चार हुई। ना जाने कौन सा मंत्र फूंका एडम ने कि चौकीदार जहाँ था फिर वहीं खड़े का खड़े रह गया, मानो उसे खड़े खड़े सोने की बीमारी हो गई। एडम अब तिजोरी के पास पहुंचा, ताला खोला बिना किसी चाबी के। जड़ पदार्थ भी अब उसकी दृष्टि प्रखरता के दास बन गए थे। तिजोरी से $15,000 निकाले, ताला उसी तरह बंद कर दिया और बड़े मज़े से वहाँ से चले गए, मानो डॉलर चुराए ही न गए वरन अपने ही संपत्ति लेकर निकले हों। चौकीदार अभी तक यंत्रवत खड़ा था। एडम के जाने के बाद उसे पता चला कि कोई आया था और तिजोरी से चोरी हो गई। प्रातःकाल पुलिस के सामने उसने बयान दिया, एक आदमी आया, उसने मेरी ओर देखा तो मैं संज्ञाहीन सा खड़ा रह गया। उसने सारा काम किया पर मुझे पता नहीं वह कौन था। क्यों मैं न तो बोल सका और न ही हिल सका। चोरी उसने मेरे देखते की, पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर हल्का सा धुएं का पर्दा पड़ा हुआ है और मैं उसमें बंदी हूँ। कुछ कर नहीं सकता था मैं जब तक वह व्यक्ति यहाँ रहा। इस घटना के कुछ दिन बाद विंडसर के एक जौहरी की दुकान में एक आदमी आया। उसने अपने विलक्षण दृष्टि से जौहरी को देखा। जौहरी इस तरह निस्तब्ध रह गया मानो वह काष्ठ विनिर्मित हो। उस आगंतुक ने अच्छे अच्छे जेवरात जौहरी और बाजार की भारी भीड़ के बीच अपनी जेब में भरे और वहाँ से चला गया। देखा सबने, पर किसी ने न पहचाना न प्रतिरोध किया। कौन आया, कहाँ गया, यह भी किसी को पता नहीं था। पीछे जौहरी से पुलिस ने बयान लिया तो उसने भी वही सब दोहराए जो पहले चौकीदार ने कहे थे। एक दिन समुद्र की हवा खाने के लिए विंडसर के एक करोड़पति अपनी धर्मपत्नी के साथ कार पर आ रहे थे कि उनकी भेंट अनायास ही इस जादूगर से हो गई। उसने उनके सारे जेवर और घड़ियाँ उतरवा ली और उन्होंने ऐसे दे दिए मानो उपहार दे रहे हों। पीछे जो बयान दिए उन्होंने, वे पहले वाले पीड़ितों के बयानों से अक्षरशः मिलते जुलते थे। इन खबरों ने एक बार तो विंडसर राज्य में तहलका मचा दिया। कुबेरों की नींद हराम हो गई। एक मिल मालिक ने तो अपने बंगले के सभी निकासों का स्वचालित बंदूकें लगवा दी। इन्हीं बंदूकों के बल पर क्लैरेंस एडम पकड़े जा सके। एक रात वे जब इस बंगले के दरवाजे पर पहुंचे और अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न करने लगे तो बंदूक ने उन्हें घायल कर दिया। धमाके की आवाज़ सुनकर लोग दौड़े दौड़े आए।
एडम को पहचानकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। अदालत में एडम ने अपने ऊपर लगाए गए वे सारे अभियोग स्वीकार कर लिए और यह भी मान लिया कि यह सब उन्होंने सम्मोहन विद्या हिप्नोटिज्म के द्वारा किया है। यद्यपि उन्होंने अपराध जगत में स्वकीय प्रवेश किया था, किंतु अपराध तो अपराध ही ठहरा। उन्हें 10 वर्ष सश्रम कारावास का दंड दिया गया और वे शहर की अपेक्षा विंडसर के पहाड़ी जेल में भेज दिए गए। जेलर उनकी भद्र वेशभूषा और सांस्कृतिक रहन सहन से बहुत अधिक प्रभावित हुआ, सो वह एडम के लिए अनायास ही उदार बन गया। इस उदारता का लाभ एक बार फिर एडम को मिला। उसने जेलर की सहायता से अपने लिए कुछ पुस्तकें पढ़ने के लिए प्राप्त कर ली। इन्हीं पुस्तकों में उसकी वे दोनों मनचाही पुस्तकें भी थीं। दरअसल अन्य पुस्तकें तो साथ में एडम ने केवल इसलिए मंगवाई थी कि किसी को उस पर शक न हो। ये पुस्तकें उसने अपनी विद्या को आगे बढ़ाने के लिए मंगाई थी। सो एक बार फिर से जेल में ही उसका साधना अनुष्ठान चल पड़ा और दूसरों लोगों को इस बात की कानो-कान खबर ना हुई। एक दिन देवयोग से जब एडम अपने कमरे की चीज़ों पर हिप्नोटिज्म का अभ्यास कर रहे थे, तब उन्हें जेल के एक अन्य डॉक्टर कैदी ने देख लिया। उसका भी हिप्नोटिज्म सीखने का मन था। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी और यही बातचीत एक दिन प्रगाढ़ मैत्री में बदल गई। इन दिनों एडम बीमार पड़ गए। उनका इलाज हुआ पर वे अच्छे हुए ही नहीं और एक दिन उन्होंने अपने डॉक्टर मित्र के कमरे में प्राण त्याग दिए। जेल के डॉक्टर ब्राउस्टर ने उनकी अंत्य परीक्षा की और उन्हें मृत घोषित कर मृत्यु का प्रमाण पत्र भी दे दिया। एडम के भतीजे विलियम डॉन को वह शव भी सौंप दिया गया। शव ले जाकर विलियम डॉन ने विंडसर के कब्रगाह के संरक्षक को सौंप दिया ताकि अगले दिन उसे एक सुरक्षित कब्र में दफनाया जा सके। एडम का शव एक संदूक में कफन लपेट कर रख दिया गया। जाड़े के दिन थे उस दिन तो और भी भयंकर शीत था, हिमपात हो रहा था। ऐसे समय 3-4 व्यक्ति उस कब्रिस्तान में प्रविष्ट हुए और जिस पेटी में एडम का शव था उसके पास गए। संदूक खोलकर उनका शव निकाला और उसके स्थान पर उन्होंने अपने साथ लाए शव को लिटा दिया। ताला जैसे का तैसे बंद कर वे लोग बाहर आ गए और घनघोर अंधकार में न जाने कहाँ खो गए। इस बार कब्रिस्तान के संरक्षक के साथ भी वही सम्मोहन हुआ। वह सब कुछ देखते रहे हुए भी कुछ न कर सका, पर उसने जो रिपोर्ट दी उससे यह पता चल गया था कि लाश बदली गई और जिसने यह सारा काम किया उसका हुलिया डॉक्टर मार्टिन जैसा था। दूसरे दिन एलियास से खबर मिली कि यहाँ से एक शव की चोरी की गई है। लोगों ने जाकर बदले हुए शव को खुलवाकर देखा, पर उसका चेहरा कुछ इस तरह विकृत था कि पहचान में ही नहीं आया। जबकि एडम के शव में किसी प्रकार के दाग धब्बे नहीं थे, तो भी यह रहस्य बना रह गया। कुछ दिन बीतते विंडसर का एक नागरिक कनाडा आया। वहाँ वह एक होटल में खाना खाने पहुँचा तो यह देखकर अवाक रह गया कि वहाँ एडम और डॉक्टर मार्टिन दोनों साथ साथ बैठे भोजन कर रहे हैं। वो बहुत घबराया। जब तक संभलकर पुलिस को सूचना दे तब तक वे दोनों व्यक्ति वहाँ से जा चुके थे। घटना अखबारों में छपी तो एक बार फिर से विंडसर के धनकुबेर कांप गए। इस बीच कई स्थानों पर उसके देखे जाने की खबरें मिली। सभी खबरें विश्वस्त व्यक्तियों द्वारा दी गई थी। फलस्वरूप एक बार फिर से पुलिस और सीआईडी विभाग सतर्क किया गया, पर एडम पकड़ा नहीं जा सका। कहते हैं उसने ओझल और अंतर्धान होने की विद्या जान ली थी। यही नहीं, उसने अपने शरीर की हर अनैच्छिक क्रिया पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। हर क्षण में मर जाना और दूसरे क्षण जीकर काम में लग जाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। आखिरी भेंट एक सीआईडी अफसर से अमेरिका के ही टोरंटो नगर में हुई। एडम ने अधिकारी से काफ़ी देर तक बातचीत की। जैसे ही पुलिस के सिपाही गिरफ्तार करने के लिए सीआईडी अफसर का संकेत पाकर आगे बढ़े और उसे चारों ओर से घेरे में ले लिया, एडम एकाएक अंतर्धान हो गए। सीआईडी अधिकारी तथा सिपाही एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। इसके बाद एडवर्ड स्मिथ ने उसका विस्तृत परिचय छापा और स्वीकार किया कि उसके पास कोई अद्भुत योग शक्ति थी जो किसी भी भौतिक शक्ति से कहीं अधिक समर्थ थी। किंतु उसके बाद से आज तक एडम के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया कि वह कहाँ गया है भी या नहीं, और है तो लोगों को दिखता क्यों नहीं।
यह घटना भारतीय योगियों की सिद्धि और प्राण नियंत्रण जैसी घटना है। उससे जीवनी शक्ति की विलक्षणता, विलक्षणता और समर्थता का ही प्रतिपादन होता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की